एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। आज हम काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हैं, जैसे कि हम बात करेंगे कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी क्या होती है, एथिक्स कमेटी का क्या काम होता है और क्यों ये कमेटी न्यूज़ में है। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट 15B के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्स रिलेटेड काफ़ी कुछ न्यूज़ देखने वाले और वीडियो के एंड में एक आर्ट एंड कल्चर की न्यूज़ भी होगी। एक नया इंस्क्रिप्शन जो हमें मिला है तमिलनाडु से, उस इंस्क्रिप्शन के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं आज के क्लास के करंट अफेयर्स की PDF के लिए। तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है। तो आज के क्लास की करंट अफेयर्स की जो PDF है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको परचम के टेलीग्राम से मिल जाएगी। क्लियर? और कोई भी स्टूडेंट जो पहली बार चैनल पे आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है अबाउट द SSC टारगेटेड कोर्स 2024। तो SSC के जो भी एग्जाम 2024 में होने वाले हैं, जैसे कि MTS है, CGL है, CHSL है, JEE, CPO, इन सबको टारगेट करते हुए हमने GS कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको GA के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो होंगे विद PYQs। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए आपको परचम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और परचम के एप्लीकेशन से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप पूजा 15 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिशनल 15% डिस्काउंट भी कोड्स में मिल जाएगा। डन इतनी चीज़ें? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का CA। सबसे पहले बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में जो न्यूज़ में है। ये जो पर्सन दिखाई दे रही है, इनका नाम है इप्सिता दास गुप्ता। इन्हें HP के द्वारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड MD बनाया गया है फॉर इंडिया के लिए। तो HP के जो भी ऑपरेशन होंगे, स्ट्रेटजी, प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रेटजी, इन सबको लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी? इप्सिता दास गुप्ता के पास होगी। कहाँ कहाँ पर? इंडिया में, बांग्लादेश में एंड श्रीलंका में। ठीक है, तो HP के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इट्स इंडियन मार्केट। अब HP की बात करते तो HP का फॉर्मेशन 1939 में किया गया था, और HP के जो फाउंडर्स हैं वो है विल हैवलेट एंड डेव पैकर्ट। ओके, चलिए अब बात करेंगे एक स्टेट के बारे में, मिजोरम। मिजोरम में पाई जाती है एक ट्राइब जिसका नाम है मिजो ट्राइब। तो मिजो ट्राइब के द्वारा 2 दिन का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया जिसका नाम है एंथ्यूरियम फेस्टिवल। एंथ्यूरियम बेसिकली एक फ्लावर है, एक फूल है जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लावर है। इंडिया के काफ़ी सारे एरिया में कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन अबेंडेंट में सबसे अधिक मात्रा में मिजोरम में ही कल्टीवेशन इसका किया जाता है। तो ये जो फ्लावर है, बेसिकली जो फार्मर्स है जो इस फ्लावर की फार्मिंग करते हैं और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए 2 दिन का ये त्यौहार मिजोरम में मनाया जा रहा है। ओके, सो मिजोरम अ 2 डे लॉन्ग एंथ्यूरियम फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है मामित डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ मिजोरम के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और मिजो ट्राइब का वन ऑफ द ट्रेडिशनल ये फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा। अब जब मिजोरम की बात हो रही है तो हमको कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, जैसे कि मिजोरम का जो फॉर्मेशन हुआ, मतलब इसको जो स्टेट का दर्जा हमने दिया, स्टेटहुड कब मिला इसको? 20 फरवरी 1987 में मिला। ठीक है, 20 फरवरी 1987 में मिजोरम को हमने स्टेटहुड का टाइटल दिया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 53rd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किया गया था 1986 में। ठीक है, अब कुछ और फेस्टिवल जो मिजोरम में मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, और ये लाइन है, ये कई बार एग्जाम में बनी है, इम्पॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं चापचार कूट के बारे में। तो चापचार कूट मिजोरम का एक फेस्टिवल है, जनरली इसे स्प्रिंग में मनाया जाता है, स्प्रिंग फेस्टिवल है। नेक्स्ट आज हमने बात की है एंथ्यूरियम फेस्टिवल, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे खुआदो कूट फेस्टिवल। ये बेसिकली एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है और इसे पैती कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है मिमकूट। तो जब मेज़ का कल्टीवेशन होता है तो उसके बाद मिमकूट त्यौहार को मनाया जाता है अगस्त और सितंबर के मंथ में। डन। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक छोटे से विलेज के बारे में जिसे UNWTO ने बेस्ट टूरिस्ट विलेज का टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, तो गुजरात का धोर्दो
गुजरात का जो विलेज उसका नाम है धोरडो, अवॉर्डेड UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। बेसिकली जो कच्छ का एरिया है और आपका कच्छ, जहाँ पे कच्छ उत्सव का आयोजन किया जाता है, ये वही विलेज है। इसी गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का टाइटल UNWTO के द्वारा दिया गया है। इस विलेज का नाम क्या है? धोरडो विलेज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मतलब UNWTO के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का टाइटल दिया गया है। ये विलेज क्यों जाना जाता है? क्योंकि हर साल ये होस्ट करता है रण उत्सव। ठीक है, रण उत्सव के बारे में आपने सुना होगा। तो रण उत्सव को इसी विलेज में होस्ट किया जाता है। और इस फेस्टिवल की शुरुआत या इस उत्सव की शुरुआत कब हुई? गुजरात में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी CM हुआ करते थे गुजरात के, तब इस रण उत्सव की शुरुआत की गई थी। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टूरिज्म फेस्टिवल या इवेंट इंडिया का है रण उत्सव। ठीक है, इसी विलेज में आयोजित किया जाता है, इसलिए इस विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज का टाइटल दिया है। किसने दिया है? UNWTO ने, मतलब यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1975 में हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपको मैड्रिड स्पेन में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? मैड्रिड स्पेन में। डन। अब यहाँ पर एक और अवार्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट लिखा है ICAI, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हें UN अवार्ड दिया है फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए। इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए जो भी प्रयास किए, जो भी काम किया और उनकी जो भी रिपोर्टिंग वगैरह हुई है, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए इंडिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मानते हुए ICAI को UN अवार्ड दिया गया है। UN अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को। बेसिकली यहाँ पे अंकटाड की कॉन्फ्रेंस हो रही है, देखेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड के द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है। अभी रिसेंटली जो 8 नंबर की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम की कह सकते हैं कि सेरेमनी होने वाली है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसी कॉन्फ्रेंस में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है ICAI को। अब यहाँ पे एक शब्द आया है विच इज़ अंकटाड। अब ये क्या होता है? फुल फॉर्म तो पता चल चुका है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। बेसिकली एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया था 1964 में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। और एकमात्र अगर हम देखेंगे फर्स्ट वीमेन यहाँ पर जो अंकटाड की सेक्रेटरी जनरल बनी थी वो कौन है? कोस्टा रिका की रेबेका ग्रिन्सपेन। ओके, नेक्स्ट एक तरफ दिखाई दे रहा है जोमेटो और एक तरफ दिखाई दे रहा है IRCTC। इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर एक एग्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है ये एग्रीमेंट? बेसिकली जो कैटरिंग सर्विस होती है, आप जब IRCTC से ऑर्डर करते हो तो आप डिफरेंट रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हो और उनकी डिलीवरी कौन करेगा? जोमेटो करेगा। सो IRCTC पार्टनर विथ जोमेटो फॉर डिलीवरी ऑफ प्री बुक्ड मील्स। तो जो प्री बुक्ड मील्स हैं उनकी डिलीवरी करने के लिए IRCTC ने जोमेटो के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की है, जो कि एक ऑनलाइन डिलीवरी, आपको पता है फूड डिलीवरी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। और अभी फिलहाल फर्स्ट फेज में जोमेटो जो है फूड की सप्लाई करेगा, फूड को डिलीवर करेगा जब आप IRCTC से ऑनलाइन कैटरिंग पोर्टल में जाके ऑर्डर करेंगे। किन 5 रेलवे स्टेशन में? तो 5 यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, न्यू दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज एंड वाराणसी। ये पहला फेज है, फर्दर और इसको एक्सपांड किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये है टाइम स्क्वायर। क्या है ये? टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में है। और यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा, अमूल बी मोर लाइक। तो अमूल का एक कैंपेन रन हुआ है जिसका नाम है बी मोर लाइक, और इस कैंपेन को आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है। और इसका जो डिस्प्ले है वो न्यूयॉर्क की टाइम्स स्क्वायर में दिखाया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना वी मोर मिल्क किसका कैंपेन है? तो अमूल का ये कैंपेन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की कहानी के ऊपर। तो छोटी सी कहानी है, कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जो हमारे MP होते हैं, MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं कि वो पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो TMC कहाँ पे पार्टी है? वेस्ट बंगाल में पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी है। तो TMC की एक MP है, TMC की एक MP है, इनको आपने कई बार देखा होगा, महुआ मोत्रा इनका नाम है।
ठीक है, इन पे कुछ एलिगेशन लगाए हैं बीजेपी की एमपी ने। क्या एलिगेशन लगाए हैं कि इन्होंने लोकसभा में क्वेश्चन करने के लिए जो है किसी बिजनेस होल्डर से डील की है और उनको पैसा मिला है, कुछ बेनिफिट मिला है। और नाम किसका सामने आया है? हीरानंदानी का। क्या बोला जा रहा है कि जो टीएमसी की एमपी हैं इनको पैसे दिए गए हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा और फिर इनसे बोला गया क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए इन्होंने क्वेश्चनिंग की है अडानी ग्रुप के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर लोकसभा में, जो कि गलत है, अनएथिकल है। ये एलिगेशन बीजेपी के एमपी के द्वारा लगाया गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला कहा गया है एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा में गया है। तो हमें बस इतना जानना है कि एथिक कमेटी ऑफ लोकसभा क्या होती है, कब इसको फॉर्म किया गया, क्या राज्यसभा में भी एथिक कमेटी होती है, कितने मेंबर होते हैं, ये बातें एग्जाम में पूछी जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो आपको थोड़ा सा बस केस के बारे में बताना था कि चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो रिसेंटली द लोकसभा स्पीकर रिफर्ड द कंप्लेंट अगेंस्ट द सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द हाउस एथिक कमेटी। ठीक है, जो कंप्लेंट और एविडेंस थे उसके आधार पे यहाँ पर एथिक्स कमेटी के पास ये पूरा मामला लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, लोकसभा की एमपी है तो ये जो पूरा मामला है वो लोकसभा की एथिक्स कमेटी के द्वारा देखा जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही आपको एथिक्स कमेटी देखने को मिलती है। ये जो लोकसभा एथिक्स कमेटी, इसका काम क्या होता है? जो अनएथिकल एक्टिविटी हुई है या जो अनएथिकल कंप्लेंट आई है किसी भी एमपी के खिलाफ, उसके ऊपर सुनवाई करना। ठीक है, और इनकी मेंबरशिप भी जा सकती है अगर जो चार्जेस हैं वो प्रूव हो गए। हालांकि जब इन पे एलिगेशन लगाया गया तो इन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है इसका फॉर्मेशन 2000 में हुआ था। कंपोजिशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर एंड नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। तो ये जो एथिक्स कमेटी है जिसका फॉर्मेशन 2000 में हुआ था, इसमें 15 मेंबर से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते और इन मेंबर को नॉमिनेट करने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। ठीक है, इनका जो टेन्योर है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होता। उसी प्रकार राज्यसभा में भी एथिक्स कमेटी होती है जिसका फॉर्मेशन 1997 में हुआ था और इसमें 10 मेंबर्स होते हैं जिसको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और इनका टेन्योर भी 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता। ठीक है, इतनी चीज़ें तो ये आपको समझ में आ गया कि लोकसभा और राज्यसभा की एथिक्स कमेटी क्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर डिस्ट्रॉयर इम्फाल के बारे में। डिस्ट्रॉयर इम्फाल इंडियन नेवी को अपना 3rd नंबर का स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर मिल चुका है जिसका नाम है इम्फाल। ठीक है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इम्फाल और ये प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? प्रोजेक्ट 15B का ये हिस्सा है। INS इम्फाल या डिस्ट्रॉयर इम्फाल इंडियन नेवी को दे दिया गया है और इसे तैयार किसने किया है? किसने दिया इसे? तो MDL मतलब मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई के द्वारा। अब ये जब डिस्ट्रॉयर तैयार किया गया, इस इम्फाल को तैयार किया गया, तो इसमें जो स्टील यूज़ की गई है वो स्टील मेड इन इंडिया है। स्टील को इंडिया में बनाया गया DMR 249A, ये स्टील की वैरायटी का नाम है जिसको भारत में बनाया गया। ये जो डिस्ट्रॉयर है, ये डिस्ट्रॉयर की लेंथ 165 मीटर है और ये लगभग 7500 टन वाटर को रिप्लेस करने की कैपेसिटी रखता है। जितने भी डिस्ट्रॉयर है हमारे पास अभी फिलहाल में, उनमें से ये लार्जेस्ट कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रॉयर बताया जा रहा है इम्फाल। क्लियर? अब प्रोजेक्ट बी के बारे में बात करते हैं तो प्रोजेक्ट बी का मकसद था चार डिस्ट्रॉयर या गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को तैयार करना। कौन कौन से? INS विशाखापत्तनम, INS मरगांव, INS इम्फाल और INS सूरत। तो हमने 3rd नंबर का इंडियन नेवी को दिया है विच इज इम्फाल। ये जो डिस्ट्रॉयर है इसमें आपको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी इक्विप्ड मिलेंगी और यहाँ पे कई सारी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी देखने को मिल जाएंगी जिसका काम होगा हमारी पूरी कोस्टल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन से। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कुछ और बातें जैसे कि प्रोजेक्ट 15A। तो प्रोजेक्ट 15A के अंदर भी हम स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्ट कर रहा है फॉर इंडियन नेवी और इसके अंदर आपको 3 शिप देखने को मिलती हैं, INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई, और इनको भी MDL तैयार कर रहा है। उसी प्रकार एक और प्रोजेक्ट है विच इज़ अ प्रोजेक्ट 75 और इस 75 प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम इंडियन नेवी के लिए 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डिज़ाइन कर रहे हैं। फ्रेंच नेवल ग्रुप के द्वारा सहयोग से बेसिकली तैयार किया जा रहा है MDL के द्वारा, जिसके लिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 43,000 करोड़ का था। अभी 6 स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन है उसमें कलबरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है,
अब साइंस की बात हो रही है तो आप इंडिविजुअल साइंस का कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कहाँ से कोर्स को परचेस करना है। तो आप इंडिविजुअल साइंस का कोर्स भी परचेस कर सकते हैं आपके आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। डन। चलिए अब बात करते हैं इजिप्ट से। इजिप्ट गेट गोल्ड टियर स्टेटस फॉर हेपेटाइटिस सी। अब यहाँ पे लगातार इजिप्ट ने काफ़ी अच्छा काम किया है हेपेटाइटिस सी को हटाने के लिए, और बोला है कि 2030 तक हमारी कंट्री से हेपेटाइटिस सी जो है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने जो एफर्ट्स लगाए, पॉलिसीज़ बनाई और अपनी कंट्री से लगभग 87% जो हेपेटाइटिस सी के केसेस को एलिमिनेट किया, इसके कारण WHO के द्वारा आप देख सकते हैं WHO के द्वारा इन्हें गोल्ड टियर स्टेटस दिया गया है फॉर हेपेटाइटिस सी। तो इजिप्ट पहली कंट्री बन गई है। तो खास बात यही है कि इजिप्ट पहली कंट्री है। सो इजिप्ट फर्स्ट कंट्री टू अचीव गोल्ड टियर स्टेटस हेपेटाइटिस सी। ठीक है, WHO के क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है एलिमिनेशन के लिए, हेपेटाइटिस सी के एलिमिनेशन के लिए WHO के क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है, इसलिए इसे गोल्ड टियर स्टेटस दिया गया और ऐसा स्टेटस पाने वाली ये पहली कंट्री बन चुकी है। और इनका मकसद है कि 2030 तक, उसके पहले 2030 के पहले हम कम्प्लीटली हेपेटाइटिस सी को जो है वो कंट्री से रिमूव कर देंगे। ठीक है, इजिप्ट ने WHO के क्राइटेरिया को फॉलो किया है, फुलफिल किया है। क्या था वो क्राइटेरिया? यही था कि 87% जो केसेस है वो डायग्नोसिस किए जाएं, 93% जो केसेस हैं उनका प्रॉपर्ली इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट हो, एट्सेट्रा। अभी जो हेपेटाइटिस सी है एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। ठीक है, किसको इफेक्ट करता है? लीवर को। नेक्स्ट बात करते हैं जापान से। जापान बिकम द फर्स्ट नेशन टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। यहाँ से आपने करंट को फ्लो जब कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के कारण क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये बात तो पता है ना, जहाँ करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वहाँ पे करंट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल करंट के जरिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज रेल और नेगेटिव चार्ज रेल है, और उसके बाद ये यहाँ से मिसाइल्स लॉन्च होंगी जो कि बैलिस्टिक होंगी। क्लियर? तो इस तरीके से जापान पहला नेशन बन गया है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को लॉन्च कर रहा है। जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा ये बताया गया कि ये वर्ल्ड की पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है जिसको शिप के जरिए टेस्ट किया गया है, फायर किया गया है, और उसको तैयार किसने किया है? विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। क्लियर? और इसकी जो स्पीड है ना वो 7 मैक, मतलब 7 टाइम्स ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। तो 7 मैक की स्पीड से ये काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूएस पेंटागन रिपोर्ट के बारे में। तो रिसेंटली अमेरिका की एक कह सकते हैं एनालिसिस फर्म है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट आई है पेंटागन रिपोर्ट, और उसमें कहा है कि चाइना लगातार अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको प्रिपेयर कर रहा है। और उनका जो टारगेट है ना कि 2030 तक हमारे पास 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे, उसकी लाइन पर है, और हो सकता है उसके पहले इस टारगेट को वो कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो ये बात यहाँ रिपोर्ट में बताई गई है। यूएस पेंटागन हैज रिलीज अ रिपोर्ट ऑन चाइनाज मिलिट्री पावर इंडिकेटिंग दैट China is expanding its nuclear weapon arsenal at the faster rate that the previously estimated, और इनका जो टारगेट है वो 2030 तक 1000 वॉरहेड को तैयार करना है। ठीक है, और लगातार चाइना अपनी आर्म फोर्सेस को, अपनी मिलिट्री ग्रुप्स को मॉडर्नाइज कर रहा है और ये वर्ल्ड क्लास बन जाएगा, मतलब वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 मॉडर्नाइज आर्मी बन जाएगी 2049 तक। इसके अलावा चाइना ने अपनी मिलिट्री पे भी जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो इंक्रीज किया है बाय 7.2%। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे सामने आई है, और ऐसे कुछ सोर्सेस का कहना है कि जितना इन्होंने बताया इससे कहीं ज़्यादा खर्चा वो अपनी मिलिट्री पे कर रहा है। ठीक है, ये सारी बातें पेंटागन रिपोर्ट के अंदर सामने आई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान ने भी रिसेंटली अपनी एक मीडियम रेंज की जो मिसाइल है उसको टेस्ट किया है जिसका नाम है अबाबील। ठीक है, तो अबाबील वेपन सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है पाकिस्तान ने। ठीक है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी, इनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है अबाबील वेपन सिस्टम। बेसिकली हमारा जो S-400 सिस्टम है जो कि हम पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर पे डिप्लॉय कर रहे हैं, उसी का एक तरीके से काउंटर जो है वो अबाबील वेपन सिस्टम है। ये यहाँ से जो मिसाइल सिस्टम है ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज की मिसाइल को ये लॉन्च कर सकता है, और इनकी रेंज 2200 किलोमीटर्स की आपको देखने को मिलेगी।
क्लियर इतनी चीज़ें। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अभी पाकिस्तान में 6 ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। कौन कौन सी हैं? तो अब्दाली, गजनबी, शाहिन, नसर, गौरी एंड शाहिन 2। ठीक है, तो S-400 को काउंटर करने के लिए उन्होंने भी अपने एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है, विच इज़ अबाबील वेपन सिस्टम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक फ़िश के बारे में जिसका उपयोग जनरली लोग खाने के लिए करते हैं। और जो हमारे खेत वगैरह होते हैं ना, खेतों के बीच में पानी को भर के जो खेतों में पाई जाने वाली मछलियाँ होती हैं, बेसिकली हम उन्हीं मछलियों के बारे में, उन्हीं फ़िश के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरला के एरिया में इनको ज़्यादातर कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं तिलापिया पर्वोवायरस के बारे में। ये जो फ़िश दिख रही है इसका नाम है तिलापिया और इसकी ही जो वैरायटी मतलब पाई जाती हैं, फार्म्स में पाई जाती हैं और इनमें एक वायरस देखा गया है, तो उसी के बारे में ये न्यूज़ है। तो इंडिया में पहली बार, और इंडिया 3rd नंबर की कंट्री बन गई है जिसने इस फिश में ये वायरस पाया है। ठीक है, तो इंडिया में पहली बार तिलापिया पर्वोवायरस को देखा गया, समझा गया और तमिलनाडु में इसको पाया गया है, जिसके कारण हमारे एक्वाकल्चर जो इंडस्ट्री है एंड फार्मिंग सेक्टर है उस पर भी इफेक्ट पड़ने की प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है। ये जो वायरस है इसको हमने तिलापिया फिश में देखा है जो कि एक फ्रेश वाटर फिश है। ठीक है, और यहाँ पर जिसके कारण क्या हो रहा है, हाई मॉर्टेलिटी रेट हो रहा है। इस वायरस के कारण जो मछलियाँ हैं वो अधिक से अधिक तादाद में मर रही हैं। उनके मरने के कारण क्या होगा, फार्मर्स को लॉस होंगे और एक्वाकल्चर जो हमारी इंडस्ट्री है हमारी कंट्री की उस पर भी इफेक्ट देखा जा सकता है। ठीक है, ये जो वायरस है ये पर्वोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है और एक सिंगल स्ट्रेन DNA टाइप का वायरस ही देखा गया है। पहला जो केस इसका था वो 2019 में चाइना में रिपोर्ट किया गया था, दूसरा केस थाईलैंड में 2021 में मिला था और 3rd केस भारत में मिला है। तो इंडिया जो है 3rd नंबर की कंट्री मिल गई है जिसमें तिलापिया पर्वोवायरस के केसेस को रजिस्टर किया गया है, देखा गया है। क्लियर है, और इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है वो 30 से लेकर 50% बताया जा रहा है। और फ्रेश वाटर की फिश आपको ये देखने को मिलेगी जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन, जो पीपल मछलियों पे डिपेंड है, फिश पे डिपेंड है, उनको भी ये न्यूट्रिशन का यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का केरला में भी तिलापिया फार्मिंग की जाती है जो कि फ्रेश वाटर फिश है। क्लियर है, और गुड सोर्स बताया जाता है प्रोटीन का। चलिए अब हम लास्ट न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं इस इंस्क्रिप्शन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक राजा का स्टैच्यू बना हुआ है। हम इसी इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सोमेश्वरा इंस्क्रिप्शन। तो रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा सोमेश्वरा इंस्क्रिप्शन को देखा गया, पाया गया। और कहाँ पर मिला ये इंस्क्रिप्शन, बेंगलुरु कर्नाटका में पाया गया है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है वो अलुपा डायनेस्टी से बिलोंग करता है। आपको मैंने संगम डायनेस्टी बताई थी, तो संगम में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम है तुलुबा। तो तुलुबा हिस्ट्री और तुलुबा कल्चर से बेसिकली ये इंस्क्रिप्शन जो है वो बिलोंग करता है, लगभग 12th सेंचुरी के आसपास का बताया जाता है। और यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो कन्नड़ा लैंग्वेज में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और इसमें ये लिखा है कि जो वहाँ पे राजा हुआ करते होंगे जिनका नाम था अलुपेंद्रा वन के डेथ के बारे में यहाँ पर मेंशन है। और इस इंस्क्रिप्शन में भी अलुपेंद्रा वन की फोटो यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि किस जगह से मिला है और किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था। अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ ये है, 2nd एडिशन ऑफ ई-प्रिक्स 2024 में होगा कहाँ पर, हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है यूएसए की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी जाइंट कंपनी है जिसका नाम है IBM। और IBM ने मिनिस्ट्री ऑफ IT, हमारा जो IT डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उनके साथ 3 MOU साइन किए हैं। कौन कौन से एरियाज में, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री अन्न महोत्सव बेसिकली मिलेट को प्रमोट करता है। ठीक है, और यहाँ पे नितिन गडकरी जी के द्वारा बताया गया है कि इंडिया 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर में 143 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। डन। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ये ऑपरेशन RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है।
ठीक है, इसे अभी लॉन्च किया गया था रिसेंटली। और जो भी बच्चे घूम जाते हैं ट्रेन में, अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं, उन बच्चों को लाकर और उनकी फैमिली से रीयूनाइट कराना, उनकी फैमिली से मिलवाने का काम बेसिकली ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के द्वारा किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, केबीसी में भी पूछा था ये क्वेश्चन, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसका है, तो आरपीएफ का है, रेलवे का है। ठीक है, चलिए अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये है फॉर्मर थाईलैंड कैप्टन, थाईलैंड की पहली कैप्टन रह चुकी हैं विमेंस टीम की, जिनका नाम है सोर्ननेरिन टिपॉच। ठीक है, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है बैंकॉक में। ओके है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको हुडको के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम पूछा है। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में देंगे। बाकी सारी बातें हम आने वाले करंट अफेयर्स के सेशन में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।